So hello students, most welcome to विश्वनाथ क्लासेस। और आज फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 2 लेकर के आ गए। और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, उसका कुछ फॉर्मूला डेरिवेशन करेंगे। और उससे पहले हम पढ़ेंगे कि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर। कंडक्टर में कैसे इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, ठीक है। तो इसके बाद हम आएंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर। तो ये हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी जो चल रहा है सीरीज, इसका पार्ट 2 है, लेक्चर 2 है, जिसमें आज हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ने जा रहे हैं। तो एक्चुअली में ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ने के पहले हमको ये समझना होगा कि किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कैसे होता है। सपोज करो बस एक कहानी है, क्लासिकल हिस्ट्री कह सकते हो इसको, ठीक है। सो कैसे इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करता है इन ए कंडक्टर, पहले ये हम समझेंगे। और आफ्टर दैट जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देते हैं अक्रॉस द कंडक्टर, इन दैट केस इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसे हो जाता है, और इसी के बाद हमारा नाम ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगा, ठीक है। तो पहले तो देखते हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है इन ए कंडक्टर। सपोज करो ये कंडक्टर है, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, सपोज किया एक कंडक्टर है। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, सपोज करो यहाँ पर है अभी, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ 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 यहाँ, ऐसे मूवमेंट करता है। कहने का मतलब रैंडम मोशन होता है। फिर यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, ठीक है, फिर यहाँ गया, इस तरह से रैंडम मोशन लिख दिया ना, लिख देते यहाँ पर रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विदिन अ कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर इस तरह से मूवमेंट होता है विदिन अ कंडक्टर, ठीक है। तो इस तरह से रैंडम मोशन करते रहता है और विद वेरी हाई स्पीड, बहुत हाई स्पीड के साथ, दैट इज कर सकते हो 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड। ये जो इलेक्ट्रॉन अंदर मोशन कर रहा है ना, 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, थर्मल स्पीड से ये अंदर में घूमता है, ठीक है। कितना हाई स्पीड, समझो कितना है ये, कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर पर सेकेंड, बहुत ज्यादा इसका ये थर्मल स्पीड होता है। तो जिस स्पीड से इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है इनसाइड अ कंडक्टर के अंदर में, ठीक है, विदिन द कंडक्टर कह सकते हो, उसको हम थर्मल स्पीड कहते हैं, दैट इज 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड। तो अब ये बताओ, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट तो हो रहा है, इसका मतलब कि क्या करंट इसमें फ्लो हो रहा है? अगर ऐसा होता कि इलेक्ट्रॉन तो मूवमेंट हो रहा है उसके अंदर, तो क्या करंट इसके छूने से करंट लग जाएगा? अगर ऐसा है तो घर में जितना भी चीज है ना, कंडक्टर का बना हुआ, ठीक है, उसको छूते ही करंट मारता है। लेकिन ऐसा होता है क्या? अपने घर में हम आयरन को पकड़ लिए तो आयरन क्या हमको करंट लग जाता है उससे, क्या है ना, या कॉपर वायर ऐसे पकड़ लिए, कहीं फेंका हुआ कॉपर वायर उठा लिए, हाँ, तो क्या हमको करंट लग जाता है? नहीं लगता है। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन तो मोशन कर रहा है बट करंट इसमें फ्लो नहीं हो रहा है। करंट फ्लो होगा कब? जब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होगा। तो ये सारा कहानी आज हम पहले समझेंगे, आफ्टर दैट ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कांसेप्ट आ जाएगा, ठीक है। चलो, ये रैंडम मोशन कर रहा है किसी फिक्स्ड पॉइंट। करंट का फ्लो कब होगा? करंट का फ्लो तब होगा जब सारे इलेक्ट्रॉन्स इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन मूव करेंगे। इसमें तो कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन ही नहीं है, रैंडम मोशन है, कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स का नहीं है इसमें। और जब तक इनर
फिक्स डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा या चार्ज फ्लो नहीं करेगा तब तक करंट नहीं माना जाएगा फ्लो हो रहा है। ठीक है, जब इसके अंदर, वो तो बाद में आएगा, जब इसके अंदर हम पोटेंशियल क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करेंगे तो वो बात का चीज है। तो पहले हम लोग लिखते हैं इसके बारे में कि क्यों करंट नहीं फ्लो हो रहा है ना। आफ्टर दैट टाइम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो हम लिखेंगे ये 10⁵ मीटर पर सेकेंड से ये घूम रहा है इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर यहाँ से ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया। ठीक है, इस तरह से 10⁵ मीटर पर सेकेंड सोच सकते हो। ठीक है, तो लिख लो भाई, क्या लिख रहे हैं, सब चीज लिख रहे हैं, लिखते हैं क्या है कि लिख रहे हैं। हाँ ठीक है, एक बार ऐसा भी तो हुआ कि 1 घंटा का लेक्चर चल रहा है और 10 मिनट वीडियो बना और आता है 1 घंटा ऐसे वीडियो ऑफ। ठीक है, सो बार बार देखना पड़ता है। चलिए तो लिखते हैं कंडक्टर कह लो या फिर मेटल कह लो, मेटल कंटेन लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये सब कोई जानते हैं हम लोग, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, या इसको एक और नाम दिया गया फ्री इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्शन इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कह लो या फिर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन कह लो। ठीक है, तो सबको जानता है कंडक्टर कंटेन लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना, whose number density is about 10⁻29 पर मीटर क्यूब, जिसका नंबर डेंसिटी 10⁻29 पर मीटर क्यूब होता है। अब ये नंबर डेंसिटी का ये मतलब तो नहीं निकाल लोगे मास बाई वॉल्यूम। ठीक है, चलो नंबर डेंसिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, नंबर डेंसिटी का मतलब यहाँ पर लिखते हैं नंबर ऑफ, वही फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम या पर मीटर क्यूब कर दो। ठीक है, नंबर डेंसिटी का मतलब क्या हो, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स या कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन से, दैट इज नंबर डेंसिटी। ठीक है, तो नंबर डेंसिटी देख लो, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कंडक्टर के 10⁻29 इलेक्ट्रॉन्स होता है। इमेजिन नहीं कर सकते कितना इलेक्ट्रॉन्स है, 10⁻29 इतना सारा इलेक्ट्रॉन था सिर्फ 1 मीटर क्यूब में भरा पड़ा है। ठीक है, फर्नेस है। तो क्या लिखे, अ कंडक्टर कंटेन लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स या कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, नंबर डेंसिटी इज अबाउट 10⁻29 पर मीटर क्यूब। नंबर डेंसिटी का मतलब यहाँ पर लिखिए नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, these free electrons move with very high thermal velocity, thermal speed at even room temperature। रूम टेम्परेचर के ऊपर भी ये काफी हाई स्पीड से मूव करता है, दैट इज 10⁻29 मीटर पर सेकेंड। These free electrons move with very high thermal speed, that is at room temperature भी कह सकते हैं। थर्मल स्पीड
10⁻29 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ये सवाल है ना कि ये मूव तो कर रहा है उस नंबर डेंसिटी जितना, ठीक है, बट इसका डायरेक्शन जो है ना, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव विद वेरी हाई थर्मल स्पीड एट रूम टेंपरेचर इतना एट रैंडमली मूव करता है। अब इसका ये मोशन इतना रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है कि ऐसा मान लिया जाता है कि इसका जो एवरेज वेलोसिटी है, ठीक है, थर्मल वेलोसिटी इसका मान लिया जाता है कि 0, एवरेज थर्मल वेलोसिटी इसको 0 कंसीडर कर लिया जाता है। ठीक है, हाँ, एवरेज स्पीड नहीं 0 होगा बट एवरेज वेलोसिटी 0 होगा, बिकॉज कोई फिक्स डायरेक्शन तो है नहीं, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यही आप लिखेंगे कि इट्स मोशन इज सो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड, its motion is so randomly distributed that its average thermal velocity is supposed to be 0। हाँ जी, कंफ्यूजन नहीं, थर्मल स्पीड 0 नहीं हो सकता है, एवरेज थर्मल स्पीड 0 नहीं होगा, बट उसका एवरेज जो थर्मल वेलोसिटी होगा that is supposed to be 0, because उसका कोई एक फिक्स डायरेक्शन है नहीं, बहुत ज्यादा रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है इन ऑल डायरेक्शन। सो इसलिए मान लिया जाता है कि इसका जो थर्मल वेलोसिटी है ना वो 0 है। ठीक है, अब यहाँ पर मान लेते हैं कि लेट u1, u2, u3 dot 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 un are the thermal velocities, are the thermal velocities of n free electrons, n free electrons। therefore लिख सकते हैं कि इसका जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी होगा, एवरेज थर्मल वेलोसिटी दैट इज मान लेते हैं u इज इक्वल टू क्या होगा, u1 प्लस u2 प्लस डॉट 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 un बाई n, एरो लगा दो, थर्मल वेलोसिटीज है ना, इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन यहाँ मान दे रहे हैं। ठीक, अब इसके अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस को सेटअप करेंगे। ठीक है, ठीक है, समझ लो क्या है। अरे ये जो फिगर बनाए हैं बस वही तो लिखे हैं। क्या लिखे हैं कि बहुत ज्यादा नंबर होता है, 10⁻29 पर मीटर क्यूब होता है, जिसका नंबर डेंसिटी है ना 10⁻29, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर these electrons move with very high thermal speed, that is 10⁻29, ठीक है, 10⁻29 10⁵ मीटर पर सेकेंड, इतना स्पीड से वो थर्मल स्पीड से मूव करता है, और इसका मोशन इतना रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है कि ऐसा सपोज कर लिया गया कि इसका जो थर्मल वेलोसिटी है, एवरेज थर्मल वेलोसिटी इज 0। ठीक है, बस इस में इतना ही कहानी है। और यहाँ पर मान लिए n इलेक्ट्रॉन्स का थर्मल वेलोसिटी इज u1, u2, u3 है ना, तो इसका एवरेज थर्मल वेलोसिटी बाय n करके दैट इज इक्वल टू 0, वेयर n इज जानते हो आप नंबर डेंसिटी है। ठीक है, तो बस इतना इस पार्ट में इतना, अब इसको अगले पार्ट में देखेंगे। अब हम जा रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने। ठीक है, अब इसी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे। मिटा दें, चले, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया।
बहुत ज़्यादा रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होने की वजह से उसका मोशन ऐसा मान लिया जाता है कि इसका थर्मल वेलोसिटी है वो कितना है, 0, एवरेज थर्मल वेलोसिटी। ठीक है, बस अभी तक तो यही लिखे थे। अब इसी को थोड़ा सा इसमें हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कैसे करेंगे, इसको कनेक्ट कर दो एक सेल से या बैटरी से, ठीक है, इसको हम कनेक्ट कर दें। ठीक है, कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्या हो गया, V हो गया, यहाँ 0, यहाँ से आते आते यहाँ पर 0 पोटेंशियल मिल जाएगा, है ना, और यहाँ से आते आते यहाँ पर V पोटेंशियल मिल जाएगा। देखो V से 0 पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिए। इसको, इस डायग्राम को ऐसे ही बना सकते हो और ऐसे ही बना सकते हो। हम सिर्फ यहाँ पर ऐसा कर देते हैं, ऐसा दिखा देंगे ये, बस ऐसा दिखा देंगे। इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आएगा नहीं आएगा, सेटअप होगा। तो इलेक्ट्रिक, ये हम ऐसे डायग्राम नहीं बना करके सिर्फ ऐसे भी दिखा के काम चल सकता है। ठीक है, तो हो सकता है कहीं हम इस तरह से नहीं करके सिर्फ ऐसे दिखा दें, मतलब कि इधर पॉजिटिव पार्ट हो गया है ना, इधर नेगेटिव पार्ट हो गया है ना, पॉजिटिव पार्ट इधर V पोटेंशियल, यहाँ पर 0 पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो गया। ठीक है, तो ऐसे समझ लो या फिर ऐसे समझ लो। ठीक है, अब जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है जो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड था, है ना, इसमें कुछ बदलाव आएगा। क्या बदलाव आएगा, समझो, स्टेप बाय समझते जाओ, बहुत आसान है। हाँ, तो जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया, इसमें जितने जो इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, रैंडम मोशन कर रहे थे, सारे इलेक्ट्रॉन्स एक फिक्स डायरेक्शन में मोशन में आ जाएंगे। जितना फ्री इलेक्ट्रॉन्स है सारा एक फिक्स डायरेक्शन में आ जाएंगे। इस डायरेक्शन में नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। क्यों नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि किसी चार्ज पार्टिकल को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में उसका एक फोर्स लगता है, F = QE माइनस उसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन को। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके जस्ट अपोजिट में नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगता है और उस डायरेक्शन वो एक्सेलरेट हो जाता है, ये आपको पता है। ठीक है, यहाँ भी वही कहानी, 2-3 वही बना देते हैं और ऐसे वही चीज तो है ना, कुछ अलग थोड़े है। तो जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होगा, है ना, अप्लाई होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स एक डिफरेंट डायरेक्शन में अरेंज हो जाएंगे, दैट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव की ओर अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसमें ये हुआ। ठीक है, तो उसके जस्ट अपोजिट में इलेक्ट्रॉन भागेगा। अब क्या करना है, जो यही चीज हम लिखने जा रहे हैं, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, तो लिख लो व्हेन, पहले इतना फिगर बना इसका लिख तो ले, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस, इसको ठीक कर लेते हैं, लेट इट बी ठीक, इज अप्लाइड। कहानी है, कहानी सुनो। व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस B is applied across the conductor या मेटल जो कह लो, क्या होगा? When potential difference is applied across the conductor, all free electrons, है ना, started moving in a fixed direction. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेटअप, जैसे ही वो अप्लाई करेंगे तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा एंड इलेक्ट्रॉन्स will move from negative to positive
इंच ऑफ कंडक्टर। ठीक है, क्यों भाई? इस पर फोर्स कितना लगता है इलेक्ट्रॉन पर? F इक्वल टू माइनस क्यू फोर्स लगता है ना, माइनस जस्ट उसकी डायरेक्शन अपोजिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा वो इस डायरेक्शन लगाएगा, तो सारे इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में अरेंज हो जाएंगे। तो वही हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ अब एंड इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव एंड्स ऑफ कंडक्टर। ठीक है, अच्छा जैसे ही फोर्स लगेगा मोशन उसका एक्सेलरेटेड मोशन हो गया, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। तो एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन क्या होगा कि अब इसका जो मेटल का जो आयंस है या फिर कह लो कि जो एटम्स है कंडक्टर का, उससे क्या होगा, वो कॉलिजन करेगा। कॉलिजन करने से क्या होगा कि इसका जो गेन काइनेटिक एनर्जी है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या किया, उसको फोर्स लगाया, उसमें काइनेटिक एनर्जी का गेन हुआ या वेलोसिटी का मान लो गेन हुआ। तो वो वेलोसिटी का गेन होने के बाद वो अगले एटम से या आयन से टकराएगा। टकराने के बाद क्या होगा कि उसका जो गेन काइनेटिक एनर्जी है वो बर्बाद हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, वो अपना गेन काइनेटिक एनर्जी को लूज कर देगा और वेरी मिनिमम स्पीड रह जाएगा। ठीक है, दैट इज 10 to the power -4 मीटर पर सेकंड, राउंड अबाउट 10 to the power -4 मीटर पर सेकंड का रह जाता है। तो बस अभी हम यही लिखने जा रहे हैं कि अरेंज तो हो गया, अरेंज होने के बाद क्या होगा, फिक्स डायरेक्शन में मूव किया। जैसे ही मूव किया तो क्या हुआ कि ये टकराया है ना, एटम से या आयन से टकराया है ना, यही लिखने जा रहे हैं। एक मिनट हाँ, तो हम कह रहे हैं कि मूव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड्स ऑफ कंडक्टर। ठीक है, these free electrons these accelerated these free electrons suffer frequent collision with metal ions या फिर एटम्स। ठीक है, फ्रीक्वेंट कॉलिजन होगा, ड्यू टू विच क्या होगा, उसका गेन जो काइनेटिक एनर्जी है वो लॉस हो गया। ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन्स loses gained kinetic energy। ठीक है, अपना काइनेटिक एनर्जी को लूज कर देगा, है ना, जो वेलोसिटी बढ़ा था है ना वो लूज कर देगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, जैसे ही टकराया फिर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाया उस पर, फिर वो एक्सेलरेटेड हो गया, फिर जाके अगले एटम से टकराया, आयन से टकराया, फिर जाके काइनेटिक एनर्जी उसका लूज हो गया, है ना, लॉस कर दिया अपना काइनेटिक एनर्जी। जैसे ही लॉस हुआ थोड़ा सा रह जाता है, मिनिमम स्पीड रह जाता है, वेलोसिटी रह जाता है। ठीक है, तो मिनिमम जैसे ही टकराया फिर इलेक्ट्रिक फील्ड उसको फोर्स लगाया, है ना, फोर्स लगाकर फिर उसको एक्सेलरेट कर दिया, फिर आगे जाकर के टकराया, है ना, आयन से, फिर उसके बाद फिर काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे ही लॉस हुआ मिनिमम रह गया, है ना, फिर उसके बाद तुरंत इलेक्ट्रिक फील्ड फिर उसको फोर्स दिया। ऐसा करते 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 वो नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल टकराते टकराते पहुंच जाता है। बस यही कहानी समझना है। कॉलिजन करते 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 टकराया, काइनेटिक एनर्जी लॉस हो गया उसका। ठीक है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाया, उसको एक्सेलरेटेड किया, फिर आगे जाके टकराया आयन से, है ना, आयन से एटम से, फिर काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद फिर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाया, फिर वो उठा, एक्सेलरेट हुआ, फिर आगे टकराया। ऐसे वो टक्कर मारते 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 नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल पहुंच जाता है। ठीक है, चलिए तो यही कहानी लिखते हैं हम। Suffer frequent collision with metals or ions due to which electron loses gain kinetic energy। ठीक है,
ठीक है, due to which electron loses gain kinetic energy. Again, electric field exert force on it and electron gets accelerated. Electrons get accelerated, which again collide with metal ion या atoms and loses their gained kinetic energy. फिर वही काइनेटिक एनर्जी का खात्मा हुआ, ठीक है। बट क्या काइनेटिक एनर्जी उसका खत्म होकर वेलोसिटी क्या जीरो हो गया? नहीं, जीरो नहीं, एकदम बहुत छोटा स्पीड रह जाता है, वेलोसिटी रह जाता है, बहुत छोटा वेलोसिटी रह जाता है, जिसके साथ वो ऐसे थोड़ा थोड़ा करते करते वहाँ निगेटिव से पॉजिटिव तक पहुँच गया, ठीक है। विच अगेन कोलाइड विथ मेटल आयन और एटम्स एंड लूजेस देयर गेन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो इस तरह से जो इसका स्पीड हुआ, सॉरी स्पीड नहीं, इस तरह से जो इसका वेलोसिटी हुआ कम, है ना, कोलाइड किया, वेलोसिटी उसका बर्बाद हुआ, तो इस तरह से बहुत मिनिमम वेलोसिटी उसका रह जाता है, जिसके साथ वो जाकर के एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंच जाता है। और दैट मिनिमम स्पीड, सॉरी दैट मिनिमम वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो टकराने के बाद फिर से एकदम हल्का सा स्पीड वेलोसिटी रह गया, फिर उसको काइनेटिक एनर्जी, फिर उसका गेन इन काइनेटिक एनर्जी हुआ, फिर टकराया, फिर जाके लॉस हुआ, फिर उस पर थोड़ा सा थर्मल वेलोसिटी रह गया, है ना। तो जो कांस्टेंट वेलोसिटी थोड़ा सा रह जा रहा है ना, दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो उसका जो वेलोसिटी है ना, एवरेज वेलोसिटी, वो भी लिख देते हैं, बट देयर average velocity, but the average velocity is no longer zero. उसका जो वेलोसिटी है ना, वो जीरो नहीं रहता है, बहुत कम, एक छोटा सा वैल्यू रहता है, ठीक है। बट देयर एवरेज वेलोसिटी इज नो लॉन्गर जीरो, ठीक है। These free electrons move with a little bit velocity. अब ये जो लिटिल वेलोसिटी है, जिसके साथ वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ वो आगे बढ़ रहा है, वो वैरी करता है जी, हाँ जी, 0.1 सेंटीमीटर पर सेकंड से लेकर के 1 सेंटीमीटर पर सेकंड तक रहता है, ठीक है। तो लिख सकते हैं लिटिल वेलोसिटी उसका कितना, 0.1 सेंटीमीटर पर सेकंड से लेकर के 1.0 सेंटीमीटर पर सेकंड तक रहता है, ठीक है। यही मिनिमम वेलोसिटी है, जिसके साथ वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। एक्स्ट्रा जो उसको गेन इन वेलोसिटी वो तो बर्बाद हो जा रहा है ना, अगला टकराने के बाद फिर वो खत्म हो जा रहा है, फिर उस पर वो छोटा सा ही रह जा रहा है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड पर फोर्स लगाया, फिर एक्सेलरेट किया, एक्सेलरेट हुआ, फिर जाके आगे टकरा गया, तो जो गेन इन वेलोसिटी हुआ था फिर जाके वो खत्म हो गया। बट ये लिटिल बिट वेलोसिटी उसका रह जाता है, और उसी लिटिल बिट से धीरे करके नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल को पहुंच गया, और वही वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। वो भी का लिटिल वेलोसिटी 0.1 सेंटीमीटर पर सेकंड से लेकर के 1.0 सेंटीमीटर पर सेकंड। दिस वेलोसिटी
is called drift velocity. Drift velocity with which, ये आगे लिखेंगे डेफिनेशन साफ सुथरा। चलो इतना छाप लें और आगे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का परफेक्ट डेफिनेशन लिख देते हैं। पूरा कहानी चलिए मिटा दें। जैसे ही क्या है, कुछ है, जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा तो क्या करेगा, सारे इलेक्ट्रॉन्स को अलाइन कर देगा इन अ फिक्स डायरेक्शन। फिक्स डायरेक्शन को निगेटिव से पॉजिटिव की हो चुकी है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। ठीक, बस वही से तो किए। चलें आगे, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेफिनेशन लिख देते हैं। वेलोसिटी v और नीचे में dw, ठीक है। द एवरेज वेलोसिटी विथ विच इट मूव्स फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड, बस मतलब कि द एवरेज वेलोसिटी with which electrons move from negative to positive ends, the terminals ends of a conductor, या फिर मेटल है। The average velocity with which electrons move from negative to positive ends of a conductor, ठीक है, provided क्या, provided या कह सकते हो in a direction opposite to the electric field, ठीक है। The average velocity with which electrons move from negative to positive ends of a conductor, है ना, in the presence of electric field, ठीक है। बस जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ तो उस केस में जिस मिनिमम वेलोसिटी के साथ आगे वो बढ़ रहा है दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। चलिए ना लिखिए, फिर आगे अब डेरिवेशन में आएंगे, ठीक। ठीक है, चलो तो लिख दिए, या फिर इन द प्रेजेंस ऑफ, या ऐसा लिख दो इसको, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ करके लिख दो, आपका अच्छा स्टेटमेंट हो जाएगा। अंडर द influence of electric field, बस ठीक है। चलो तो ये तो डेफिनेशन हो गया है ना, मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप है इन दैट केस नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना, जिस वेलोसिटी के साथ आ रहा है मिनिमम वेलोसिटी के साथ, दैट वेलोसिटी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कहानी खत्म। अब ऐसा नहीं सोचना कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप नहीं हुआ उस केस में तो 10⁵ मीटर पर सेकंड से चल रहा था, तो क्या है वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी? नहीं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो, और इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कब होगा? जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाएगा, सोर्स ऑफ ईएमएफ से कनेक्ट कर दो, जैसे कि यहाँ पर कनेक्ट कर दिए हैं, यहाँ पर बिना कनेक्शन कंडीशन ऐसी बना दिए, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मार दिए, ठीक है। चलो क्या है, चलो ये तो डेफिनेशन आप समझ गए कि क्या होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी,
टकराया, फिर उसके बाद फिर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाया, फिर उसको दिया, एक्सेलरेट कर दिया, फिर उसके बाद फिर टकराया अगले जाकर के, है ना। अच्छा एक चीज और बता रहे हैं, बस डिस्कशन ऐसे करना है। जो कोलिजन्स होता है मेटल आयंस के साथ या एटम्स के साथ, तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन का थोड़े ना कोलिजन होता है, कोलिजन कर्नल्स का भी होता है, कर्नल्स का भी कोलिजन होता है, कर्नल्स भी टकराता है। लेकिन दिक्कत क्या, उसका फ्लो क्यों नहीं था कर्नल्स का, क्योंकि वो भारी होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, है ना। नॉट ओनली दैट, भारी टाइटली बाउंडेड होता है, ठीक है, टाइटली बाउंडेड होता है और वो मैसिव होता है, जिसकी वजह से वो कर्नल्स फ्लो नहीं कर पाता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाता है, ठीक है। इस फिगर को भी हम हटा दें। अब हम डेरिवेशन में जा रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। तो यहाँ फिगर फिर से बना लेते हैं। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर भी 0, इधर 0, है ना, यहाँ भी हो गया, ठीक है। अब ये क्या, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर भाग रहा है, एक ही इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं, ठीक है। ठीक, हमको Vd का फॉर्मूला ड्राइव करना है कि Vd इज इक्वल टू क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो हम करंट पर आएंगे। करंट का डेफिनेशन क्या होता है, I इज इक्वल टू बोलो Q/T, चार्ज पर यूनिट चार्ज फ्लॉम पर यूनिट टाइम। प्रीवियस लेक्चर में हमने लेक्चर नंबर 1 में बताया है। I की जगह पर क्या लिखते हैं हम लोग, Q/T लिखते हैं, बहुत अच्छा। Q की जगह पर क्या लिखते हैं, N लिखते हैं, बाई T लिखते हैं, ठीक है। अब N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, N क्या है, सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं, नंबर डेंसिटी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, याद रखो। N का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो ये जो क्रॉस सेक्शन है कंडक्टर का, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मान लेते हैं A है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक इसका जो लेंथ है वो हम मान लेता है L, ठीक है। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ कितना हो जाएगा, E इक्वल टू V/L, पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े तो हो ना, E इक्वल टू V/L, ठीक है, इक्वल टू माइनस dV/dr पढ़ते हैं, है ना। चलो ठीक है, पढ़े हो, E इक्वल टू V/L होता है, ठीक है, मान लो। तो इसके अंदर ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ। अब ये N का मतलब क्या है, नंबर डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब कि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम अगर है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन N है। x मीटर क्यूब अगर वॉल्यूम लेंगे तो कितना हो जाएगा, nx। y मीटर अगर लेंगे, y मीटर क्यूब अगर वॉल्यूम लिए तो कितना हो जाएगा, ny, ठीक ना, वॉल्यूम के हिसाब से वो बढ़ेगा। अच्छा, तो अब ये बताओ जी, यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ l है और ये क्रॉस सेक्शन एरिया a मान लिए, ठीक है। यहाँ ये भी वही से है ना, एक क्रॉस सेक्शन एरिया है, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन आ रहा है, कितना L डिस्टेंस कवर कर रहा है ना, और कौन से वेलोसिटी से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ ही तो आ रहा है ना। तो बताओ तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का वॉल्यूम, एरिया A। हम नंबर के जगह पे जाए, नंबर पहले वॉल्यूम इसका करते हैं, कंडक्टर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, कहाँ लिखे, कहाँ लिखे, कहाँ लिखे, कहाँ लिखे, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर कितना हो जाएगा, बोलो, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर इस इंच से इस इंच तक आ रहा है ना, इस इंच से इस इंच तक आ रहा है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर कितना, अरे स्किप कर, एक मिनट, ये आएगा अभी थोड़ी देर बाद, इसके पहले हमको
रिलैक्सेशन टाइम, है ना, मीन फ्री पाथ क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीज बताना है उसके बाद, ठीक है, ये हम थोड़ा सा आगे और बढ़ लें, ठीक है, ये थोड़ा सा समय के बाद आएगा, याद पड़ा भूल गए बताना। हाँ, इसके पहले हमको रिलैक्सेशन टाइम, है ना, और वो फॉर्मूला डेरिवेशन करना है, ठीक है, सॉरी हम आगे स्किप कर रहे, तो सही डाल लेते हैं, बस यहीं डाल लेते हैं, ऐसा हम स्किप कर गए, आगे चले गए। ठीक है, इसको थोड़ी देर बाद लेंगे। तो ये जो फिगर हम बनाए थे प्रीवियस में, ठीक है, ऐसा रैंडम मोशन दिखाया था, यहाँ 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 यहाँ, ठीक है, फिर यहाँ यहाँ ऐसे मोशन कर रहा है, ठीक है, फिर यहाँ चल गया, यहाँ से मान लो यहाँ आया, 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 ठीक है, ऐसे बनाए थे ना। कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट करते हैं जर्नी, फिर इधर भागा, फिर इधर भागा और फिर इधर भागा, ठीक है, रैंडम मोशन को दिखाए थे। ठीक, अब ये बताओ, जैसे मान के चलो कि ए से यहाँ पर ए है पैटर्न और ये बी है, ए से यहाँ पहले ए पर था, यहाँ से आया बी पर कोलिजन किया, टकराया, तो ए से बी तक आने में जो समय लगा उस समय को क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम का, क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन। ऐसा माना जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स रिलैक्स करता है इन अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, कुछ समय के बाद वो रिलैक्स करता है, चलते चलते थक जाता है तो रिलैक्स करेगा ठीक है, तो वही रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, पहले उसको रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से, इधर लिखिए रिलैक्सेशन, यही लिखते हैं, इधर डेरिवेशन कुछ करना है, रिलैक्सेशन टाइम टाउ, ठीक है, क्या होता है रिलैक्सेशन टाइम, टू सक्सेसिव कॉलिजन के बीच का टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन। रिलैक्सेशन टाइम जानिए, एक होगा मीन रिलैक्सेशन टाइम, तो मीन रिलैक्सेशन टाइम हो जाएगा टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 बाई n हो जाएगा। मीन रिलैक्सेशन टाइम किसको कहेंगे, मीन रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है, मीन रिलैक्सेशन टाइम का मतलब टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 बाई n हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू सिर्फ टाउ मानते हैं, है ना, इसी में मीन रिलैक्सेशन टाइम का जाते। दूसरा होता है हमारा ये क्या नाम है, फ्री पाथ का मतलब जैसे यहाँ से यहाँ तक आने में जो डिस्टेंस कवर करना पड़ा, रिलैक्सेशन टाइम यहाँ से आने में, ए से बी में आने में जो टाइम लगा वो रिलैक्सेशन टाइम, और उस रिलैक्सेशन टाइम के समय जितना डिस्टेंस कवर किया गया वो फ्री पाथ है। तो डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग रिलैक्सेशन टाइम, तो ये दो चीज हमको इधर बताना था। उसके बाद अब आते हैं लास्ट में, कहा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेफिनेशन तक हम लास्ट किए थे, ठीक है, उसके बाद लिखते हैं लेट u1, u2, u3 un are the thermal velocity of n electrons, valence free electrons या conduction electrons, n electrons, ठीक है। तो आफ्टर सम टाइम उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, ठीक है, इट्स
वेलोसिटी आफ्टर सम टाइम, मतलब कि जैसे टाउ मान लिए, टाउ टाइम के बाद उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू लिखेंगे, क्या लिखेंगे बोलो, u पहले एक फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो u1 प्लस उसके अंदर एक्सेलरेशन a प्रोड्यूस हुआ, सारे के अंदर एक्सेलरेशन a, तीसरा ये भी नोट कर लो कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कितना आता है, माइनस e/n होता है। ये हमने मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में बताया था कि जैसे हम थ्रो करते हैं इलेक्ट्रॉन को तो उस पर माइनस e/m एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो v1 इज इक्वल टू u1 प्लस a इंटू टाउ1 लिखेंगे, ठीक है। उसी तरह से सेकेंड इलेक्ट्रॉन की बात करें, एक और इलेक्ट्रॉन की बात करें तो उसका क्या लिखेंगे, u2 प्लस a इंटू टाउ2, एक्सेलरेशन सारे इलेक्ट्रॉन में सेम प्रोड्यूस होगा ना, माइनस e/m पहले इलेक्ट्रॉन में वही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, सेकंड में भी वही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, सारे में वही इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये रिलैक्सेशन टाइम अलग अलग होगा सबका, ठीक है। हाँ, इसी तरह से डॉट 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 करके nth इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो Vn का फॉर्मूला हो गया un प्लस a इंटू टाउ n, ठीक है। अब सबको हम जोड़ लेते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल क्या हो जाएगा, बोलो ये सब ऐड होगा, u1 प्लस u2 प्लस ये डॉट 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 जोड़ लेते हैं, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 un बाई n प्लस एक्सेलरेशन, और सारे में a कॉमन कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं, सब में a कॉमन कर लिए तो यहाँ बचेगा टाउ1 प्लस टाउ2 प्लस डॉट 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 टाउ n डिवाइडेड बाई n, ठीक है, डिवाइडेड बाई n, ठीक है। अब ये तो आपको पता है कि ये जीरो होता है, फर्स्ट इक्वेशन में मैंने बताया था ना, एवरेज जो थर्मल वेलोसिटी हो गया है ना, क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं था, ठीक है। तो इसको हम पूरे को जीरो कर दिए फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, प्लस a इंटू टाउ1 प्लस टाउ2 प्लस टाउ3 बाई n, तो क्या हो गया, टाउ एवरेज हो गया, टाउ एवरेज, ठीक है, इज इक्वल टू, अब जीरो ऐड करने से क्या फायदा, वही रह जाएगा, एक्सेलरेशन कितना, माइनस e/m, तो हो गया यहाँ से माइनस e/m इंटू टाउ एवरेज, ठीक है। यही हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला बना, ठीक है। अब इसके बाद वो आएगा जो हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। क्या हो गया, Vd इज इक्वल टू, यही एवरेज वेलोसिटी तो हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, तो माइनस e/m इंटू टाउ एवरेज, टाउ एवरेज को सिर्फ हम टाउ भी लिखेंगे, ठीक है, यहीं पर लिख देते हैं आगे, इसी को आगे बढ़ा के लिख देते हैं कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आया Vd, सो Vd इज इक्वल टू, माइनस को हटा देते हैं, माइनस क्या अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और टाउ एवरेज को हटा के सिर्फ और सिर्फ हम टाउ लिख रहे हैं, तो Vd इज इक्वल टू लिख देते हैं e/m इंटू टाउ, विजिबल है। चलो, तो ये फॉर्मूला आ गया, बट हम लोग पढ़ रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, बराबर है, हम लोग पढ़ रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या काम, तो ज़्यादा इस पर सवाल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ रख करके नहीं बनता है, यहाँ पर सवाल जो बनेगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में है, तो हम यहाँ से E को हटा करके पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में चले जाएं तो एक नया फॉर्मूला मिल जाएगा हमको, ठीक है। तो यहाँ से हम उठाते हैं ये Vd का जो फॉर्मूला आया हमारा, कहाँ लिखें, यहाँ एक लाइन और लिखा है, इसी जगह लिख देते हैं,
तीसरे पॉइंट को हटा के यहाँ से हम यहाँ लिख देते हैं। एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कितना होता है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है ना, तो माइनस e/m, ठीक है। ये होता है एक्सीलरेशन, यहाँ से हटा के हम वहाँ लिख दिए, यहाँ पर हमको हर जगह मिल जाएगा। इसी को फर्दर आगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी को बढ़ा करके लिखते हैं, ये फिगर भी तो हटाना पड़ेगा, इसलिए किसका था, ठीक है। एक्सीलरेशन प्रोड्यूस उतना जानते हो, ठीक। अब इसी को E को हटा करके जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए थे, ये ना इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन था, यहाँ से यहाँ लेंथ L था, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया था, यहाँ पर V, यहाँ पर 0, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E का वैल्यू कितना इसमें हो गया, E इज इक्वल टू क्या हो गया, V/L, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय लेंथ, एक होगा ना। तो यहाँ से E को हटा करके वही हम V/L को डाल दे रहे हैं, तो हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला एक नया आ जाएगा, ED इज इक्वल टू आ जाएगा E/m इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड E को हटाओ और V/L लाओ, तो V/L इंटू टाउ। इसका ज्यादा इस्तेमाल होगा क्वेश्चंस करने में, है ना, इसका ज्यादा इस्तेमाल होगा, E/m इंटू V/L इंटू टाउ, चार्ज मास रेशियो पढ़े थे ना, तो ऐसे याद रखो, E/m V/L, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह पर आया और ये टाउ का रेशियो, ठीक है। तो ये हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मेन फॉर्मूला कहो, ठीक है। ये भी मेन है, ऐसा नहीं कर रहे हैं, बट हम लोग पढ़ रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में पोटेंशियल डिफरेंस नाम का चीज आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा कुछ रोल प्ले नहीं करेगा, रोल प्ले करेगा बट सवाल इस लेवल पे ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। चलो तो ये हो गया, ठीक है। हाँ, मीन फ्री पाथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लिखे हैं, मीन फ्री पाथ है ना, इसको लैम्डा से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा, और ये टाउ, फ्री पाथ या मीन फ्री पाथ लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको टाउ से रिप्रेजेंट, ये चीज बताना था और ये वाला छूट रहा था, ठीक है। तो VD का यहाँ से फॉर्मूला आ गया, क्या आ गया, E/m इंटू V/L इंटू टाउ, क्लियर है, बोर्ड पे लिख रहे हैं ना। अब ये सोचो कि करंट के साथ इसका क्या रिलेशन हो सकता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, मिटा दें। रिलेशन विथ इलेक्ट्रिक करंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, ठीक है। एक क्वेश्चन है यहाँ पर, which one is true, सोचने वाली बात है। पहला लैम्डा बाई, अभी हम बताए ना, फ्री पाथ है ना, और मीन फ्री पाथ और रिलैक्सेशन टाइम है ना, उससे रिलेटेड है, ये बाई ये इज इक्वल टू दिया हुआ एक VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और दूसरा है मीन फ्री पाथ बाई रिलैक्सेशन टाइम, मीन रिलैक्सेशन टाइम इज इक्वल टू है थर्मल स्पीड। कौन से है, विच वन इज ट्रू, सोचना, ठीक। क्या है, मीन फ्री पाथ डिवाइडेड बाय एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, टू सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो टाइम लगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू VD के बराबर होता है कि थर्मल स्पीड के बराबर होता है, सोचना, सोच के थोड़ा देर में कमेंट करना, ठीक है। चलो ठीक है, ये तो हो गया। अब हम रिलेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी विद इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, अब विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो रिलेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी विद इलेक्ट्रिक करंट,
इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो चलो सबसे पहले तो हम आई का फॉर्मूला लिखेंगे। आई इक्वल टू क्या होता है, Q बाई टी। यही चीज बताने जा रहे थे ना, ये तो बहुत आगे बढ़ गए थे, छूट गया था। आई इक्वल टू Q बाई टी जानते हो, Q के जगह पर N E जानते हो, बट N का मतलब ये नहीं समझना कि सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज नंबर डेंसिटी। चलो फिगर बना ले इसका। चलो ये मान लो कंडक्टर है हमारा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ही भागेगा। ठीक है, इसका लेंथ यहाँ से यहाँ तक मान लो L है ना, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ V है, यहाँ 0 है, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के क्रॉस V हो गया। ठीक है, तो E का फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ से, बोलो, वॉल्यूम, वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। यहाँ से यहाँ जो आ रहा है, A टर्मिनल से मान लो B टर्मिनल पर आ रहा है, तो कितना वॉल्यूम यहाँ से यहाँ तक का है पहले ये पता करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर निकाल लो। वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर क्या, एरिया इनटू लेंथ है ना, जितना क्रॉस सेक्शन एरिया है ये वाला है ना, जितना एरिया क्रॉस सेक्शन उतना, और जितना डिस्टेंस कवर किए तो A इनटू L। ये A का मतलब ये पॉइंट नहीं, A का मतलब एरिया से मेरा है, ये एरिया A है, ये जो क्रॉस सेक्शन है A है, पॉइंट का नाम दे दें कुछ अलग, क्या PQ ले लो। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है। अच्छा, इसमें कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि बीच में बना के क्रॉस सेक्शन दिखाते हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन पास किया, ऐसा भी कुछ लोग दिखाते हैं बीच में, बट वहाँ कोई जरूरी नहीं है, हम लास्ट में दिखा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक आने का दिखा रहे हैं। ठीक है, दिखा दें अपना फिगर हम चलता है। ठीक है, और क्या था, E इज इक्वल टू 3 बाई L लिखा हुआ था। ठीक है, यही है ना वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। अच्छा, N के जगह पर क्या ले सकते हैं, देखो 1 मीटर क्यूब अगर वॉल्यूम है तो इलेक्ट्रॉन कितना है N। 2 मीटर क्यूब अगर वॉल्यूम लेंगे तो कितना आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, 2N। x मीटर क्यूब अगर वॉल्यूम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, NX या XN, है ना। उसी तरह से Al अगर हम Al मीटर क्यूब एल्युमिनियम लेंगे A into L वॉल्यूम जो आया है, सो अगर A into L है तो कितना आ जाएगा, Al और N, यही होगा ना। तो बस यही चीज हम लिखने जा रहे हैं, खत्म। तो देखो जी, वॉल्यूम ये N जो है ना 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम है हमारा, तो यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन दौड़ के आ रहा है, तो पूरा का वॉल्यूम लेना पड़ेगा, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। तो वॉल्यूम हो गया A into L, ये वॉल्यूम हो गया, और 1 मीटर क्यूब में N इलेक्ट्रॉन, तो इतना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ALN नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ इन दिस कंडक्टर, इनटू E है डिवाइडेड बाय टाइम T, डिवाइडेड बाय टाइम T। ठीक है, अब T को हटा करके क्या लिख सकते हैं, बताओ, टाइम है, टाइम को क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी, जो समझ लो। ठीक है, क्या लिखेंगे, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। तो T को यहाँ से हटा करके I इक्वल टू जो हमारा आया ALNE बाय T को हटा करके डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ L आ रहा है, डिवाइडेड बाय किस वेलोसिटी से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई है ना, सेटअप है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन सी वेलोसिटी से आ रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से आ रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव ऊपर, है ना। हाँ, तो ये उसको ऊपर ले जाओ, L से L खत्म, क्या बन गया, A into N into E into ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यही फॉर्मूला याद करना है I का, A into N into E into V। अब ये याद करने का कुछ नाम जैसा बना दे इसको याद करने का एक तरीका है, I इज इक्वल टू वीना रीना कमीना, हाँ, I इज इक्वल टू वीना याद रखना, V वाला को पढ़ने रख लिए, VD को
उसके बाद ई को रखें, फिर एन को रखें, फिर ए को। बीना, बीना नाम होता है ना, आई इक्वल टू बीना, ठीक है। आई इक्वल टू बीना, फॉर्मूला याद रखो, आई इक्वल टू बीना। बी का मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, ए का मतलब इलेक्ट्रॉन है ना, एन का मतलब वही नंबर डेंसिटी है, ठीक है, और ए का मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। तो आई इक्वल टू बीना, यही फॉर्मूला आपको याद रखना है। और इसी के आगे हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है, जिसमें करंट डेंसिटी के बारे में स्टार्ट करेंगे, वहां से स्टार्ट करेंगे करंट डेंसिटी क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आएंगे ओम्स लॉ में चले जाएंगे, है ना। रेसिस्टेंस क्या होता है, ऑरिजिन ऑफ रेसिस्टेंस क्या है, तो ऑरिजिन ऑफ रेसिस्टेंस यही से स्टार्ट होगा, इसी के आगे से आएगा, ओम्स लॉ यही से आएगा, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आई इक्वल टू बी ना, इसको आप दिमाग में बनाए रखो, ठीक है। इसी के जस्ट आगे हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, जिसमें ऑरिजिन ऑफ रेसिस्टेंस का पता चलेगा, ठीक है, ओम्स लॉ सारा चीज इसी पर आएगा, ठीक है। आई इक्वल टू बी ई एन ए, है ना, बीना, ठीक। तो चलिए आज का लेक्चर होता है खत्म, इतना ही था। स्पेशली आज तो कहानी ही था इलेक्ट्रॉन मोशन का, ठीक है, इन अ कंडक्टर, है ना, विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड विद इलेक्ट्रिक फील्ड जब सेटअप हो गया, ठीक है। उसके बाद हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक इक्वेशन ला दिए, है ना, ए इनटू टाउ एवरेज, ए की जगह माइनस ई बाई एम इनटू टाउ, ठीक है। उसके बाद फिर रिलेशन कर दिए इसके साथ, आई इक्वल टू बीना आ गया, तो बीना याद रखो। और बीना के बाद हम अगले क्लास में मिलेंगे, जिसमें ऑरिजिन ऑफ रेसिस्टेंस करेंगे एंड ओम्स लॉ है, ठीक है। तकलीफ ट्राई करते रहें और देखते रहें।